हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ ब्लैक स्वान थ्योरी? आखिर क्यों है चर्चा में ब्लैक स्वान? रिसेंटली नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज देखेंगे ब्लैक स्वान थ्योरी क्या है। तो ब्लैक स्वान थ्योरी अभी न्यूज़ में क्यों आ गया, हमारे यहाँ चर्चा में क्यों होने आ गया ये ब्लैक स्वान अकरेंस? तो हुआ क्या कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की, ये जैसा कि हम सब जानते हैं हर 3 महीने में अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के जो कुछ भी डेटा एनालाइज करती है वो सब इकोनॉमी को लेकर के पब्लिश करती है। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ डेटा पब्लिश किया, जिसके बाद जो है ये टॉपिक चर्चा में आ गया। तो अब इस तरह का कैसा डेटा उसने पब्लिश किया, क्यों ये सब चर्चा में आ गया, वो हम देखते हैं। तो हुआ क्या, आरबीआई ने अपने रिसर्च में कुछ ये ऐसा पाया कि विगत 1 या 2 महीनों में इस तरह का कंडीशन भारतीय इकोनॉमी का बन रहा था कि 1 से 2 महीने में करीब 40,000 करोड़ रुपए भारत की इकोनॉमी से बाहर चले गए। 40,000 करोड़। तो आप समझ रहे हैं ना, ये तो भारत जैसी इकोनॉमी से अगर कुछ इस तरह का ह्यूज अमाउंट बाहर जाता है तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने अपना कुछ एनालिसिस दिया। तो ये जो पैसे बाहर जा रहे हैं भारत की इकोनॉमी से, उसको लेकर के कुछ अंदेशा जताया। तो उसमें आरबीआई ने ये कहा कि इस तरह का अगर सिनेरियो रहा तो अगर कोई ब्लैक स्वान अकरेंस जैसी फिनोमिना हुई दुनिया में, तो फिर हमारे लिए एक क्राइसिस का सबब हो सकता है ये चीज़। तो तभी हम लोग ने चर्चा शुरू कर दी कि ब्लैक स्वान अकरेंस क्या होता है। तो हुआ क्या, भारत की इकोनॉमी में 288 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, समझ जाइए। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर टोटल देखा जाए तो करीब 300 बिलियन डॉलर है। थोड़ा बहुत डेविएट कर सकता है, कुछ 1-2 महीने में कुछ चेंजेस हुए हों, तो अमूमन आप ये मान सकते हैं 300 बिलियन डॉलर, मतलब कि करीब हो गया 24 लाख करोड़। तो इतना हमारे यहाँ ये है, पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। इसमें 110 बिलियन डॉलर है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी किसी भी देश पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये मेनली 2 तरह से होता है। एक एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई बोलते हैं इसको। तो ये एफपीआई जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है और उसको लगा कि नहीं, इंडिया में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स में कुछ गिरावट देखने को मिल रही, तो अपना पैसा निकाल करके तुरंत जहाँ भी उसे अच्छा मार्केट लग रहा हो, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन यूनियंस का, तो वहाँ पे वो अपना पैसा डाल देता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म। अगर पैसा निकाल लिया तो फिर आपकी इकोनॉमी फर्क पड़ेगा। तो कहा जाता है कि एफपीआई जैसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये इकोनॉमी के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। एफडीआई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर किसी इकोनॉमी में एफडीआई के थ्रू पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो ये भारत जैसी या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। तो यही है। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ भारत में 110 बिलियन डॉलर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, मतलब शॉर्ट टर्म वाला है। तो अगर कुछ इस तरह का ब्लैक स्वान अकरेंस जैसी घटना की स्थिति बनती है तो करीब 110 बिलियन, मतलब 100 बिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी से बाहर चले जाएंगे। मतलब हो गया आपका करीब 8 लाख करोड़। तो भारत जैसी इकोनॉमी के लिए तो बड़ा अमाउंट है, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इन्हीं सब का अंदेशा में लेकर के आरबीआई ने ये सब टर्म यूज़ किया है। तो इस तरह का अंदेशा हो क्यों रहा है, तो देखिए बाहर की इकोनॉमी में, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। आज जब भी इन्फ्लेशन आप कहीं भी होता है तो एक टेस्टेड तरीका, जो सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया की हर जगह, तो उनका एक टेस्टेड तरीका यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ा दो, मार्केट में पैसे का फ्लो कम कर दो, और अपने आप इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे वहाँ फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है थोड़ा। तो अगर ऐसा हो रहा है
तो या ऐसा हुआ थोड़ा भी और ज़्यादा बढ़ाया यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो फिर ज़्यादा मार्केट हमारे यहाँ से जो मनी का फ्लो है वो बाहर जा सकता है। तो इन्हीं सब ग्लोबल रिस्क को देख करके आरबीआई ने ब्लैक स्वॉन अकरेंस की बात कही। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई व्हाट इज़ ब्लैक स्वॉन इवेंट, होता क्या है। बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन ब्लैक स्वॉन इवेंट होता क्या है। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट एक बहुत ही रेयर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है जिसका सोसाइटी पे या दुनिया पे बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। उस तरह के इवेंट को हम ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी आप इस तरह का अनएक्सपेक्टेड घटना जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमने वहाँ पे रिसेशन देखा था, उसके बाद जो ट्रिकल करके पूरी दुनिया में हो गया, उसको भी ब्लैक स्वान इंसिडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसके कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आप देख लीजिए। एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेयर, ठीक। रेगुलर जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बिल्कुल अलग होते हैं, इतर होते हैं। तो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत सीवियर होता है। और एक बार वो घटना घट गई, उस तरह का इंसिडेंट हो गया, उसके बाद वो लगता है कि नहीं इसका एक्सप्लेनेशन, उसका मतलब वायबल एक्सप्लेनेशन लगता है कि नहीं इस तरह की घटना हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब जादू जैसी चीज़ नहीं है, उसके लॉजिकल रेशनल एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ब्लैक स्वान इवेंट के। आप इस ग्राफ से एक चीज़ थोड़ा सा समझ सकते होंगे, देखेंगे थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। ब्लैक स्वान इवेंट में जिस इम्पैक्ट जितना ज़्यादा होगा, देखिए ये है, इस तरह का इन्वर्स रिलेशन शो कर रहा है। ये ऐसा रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन। मतलब जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उतना उस इवेंट के होने के चांसेस उतने कम है। देखिए ज़्यादा इम्पैक्ट है, चांस ज़्यादा है, इम्पैक्ट कम है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, चांस कम है। तो इस तरह का इन्वर्स का रिलेशन होता है ब्लैक स्वान इवेंट में। उसके बाद देखते हैं कि इसके नाम के पीछे क्यों ब्लैक स्वान इसका नाम रखा गया, मेटाफोरिकल नेम बिहाइंड द। तो है हुआ क्या, जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरोप में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो उन्हें लगता है कि वो दुनिया में है ही नहीं। एक श्रेष्ठता का बोध है यूरोपियंस में। तो वो एक बेसिक फंडा है इनके अंदर। यही कारण बना ब्लैक स्वान इवेंट का। हुआ क्या कि एक डच एक्सप्लोरर थे, वो गए थे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा एक ब्लैक कलर का स्वान, ब्लैक कलर का हंस देखा। वो तो आश्चर्यचकित रह गया। पहले लगा उसे कि नहीं ये तो कुछ और होगा, हंस तो होता ही नहीं है ब्लैक कलर का, क्योंकि अपने यहाँ यूरोप में उसने वाइट ही देखा था। तो उसी इवेंट को लेकर के मेटाफर बन गया ब्लैक स्वान इवेंट। मतलब जो चीज़ नहीं होने की संभावना लगे और वैसा हो जाए तो उसको ब्लैक स्वान इवेंट बोला जाने लगा। तो ये इसके पीछे मेटाफर है। उसके बाद क्या, व्हेन डिड द टर्म ओरिजिनेट, ये टर्म आया कब। वैसे तो ब्लैक स्वान इवेंट तो एक समझ जाइए एक फ्रेज जैसा हो गया, लेकिन कब आगे अभी यूज़ कब हुआ ये इस तरह के टर्म में, जैसे इकोनॉमी में या हम जनरल स्टडीज़ में क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो 2001 में एक नसीम निकोलस तालेब नाम के अमेरिकन नागरिक जो कि लेबनानी मूल के थे, उन्होंने 2007 में वही जो रिसेशन का टाइम था, उसी दौरान, उसी के 1 साल बाद रिसेशन आया, उसी दौरान द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल नाम की एक किताब लिखी। और ये जो है दुनिया के 12 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक में से इनका नाम आता है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग 100 सालों में 12 सबसे महत्वपूर्ण किताबों में इस किताब का भी नाम आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बुक होगी है। तो इस बुक में इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इस बुक में इन्होंने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, इस तरह की चर्चा नहीं की है, लेकिन हाँ कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज जरूर बताए हैं जिससे कि हम ब्लैक स्वान अकरेंस के बाद जो इम्पैक्ट हो उसको हील कर सकें या उस तरह के इवेंट्स को अवॉइड कर सकें। तो ये है, ये पूछा जा सकता है, बुक का नाम पूछा जा सकता है नसीम निकोलस तालेब कौन है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अभी चर्चा में था। तो ठीक है। उसके बाद व्हेन हैव सच इवेंट अकर्ड इन द पास्ट,
तो हम पास्ट में कभी हुआ है इस तरह का इवेंट? तो हाँ, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, रिसेशन, तो वो इसका एग्जाम्पल में आता है, उसको हम ब्लैक स्वान इवेंट बोल सकते हैं। फिर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन 90s में, 1991 में जो रूस का विघटन हुआ, उसको भी हम ब्लैक स्वान इवेंट बोला जा सकता है। और 9/11 जो हुआ टेररिस्ट अटैक इन द यूएसए, उसको भी ब्लैक स्वान की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक, तो ये पूछ सकता है, प्री में आ सकता है, मेंस में आ सकता है इस रिलेटेड क्वेश्चन। इज द कोविड-19 पैंडेमिक अ ब्लैक स्वान इवेंट? अब ये कोविड-19 को ब्लैक स्वान इवेंट में रखा जा सकता है, तो हाँ, कोविड-19 को ब्लैक स्वान इवेंट में रखा जा सकता है, रखा जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ब्लैक स्वान इवेंट ही बोलना है कोविड-19 को। हालांकि ये जो तालेब हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, जो ब्लैक स्वान इवेंट पे अथॉरिटी हैं, उन्होंने इसका अपोज किया है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है, क्योंकि ये वाइट स्वान इवेंट है। तो वाइट स्वान इवेंट क्या होता है? मतलब वो इवेंट जिसकी संभावना फिर भी थी, लोगों को ऐसा उम्मीद कर सकते थे कि इस तरह का कोई वायरल हो सकता है या इस तरह का कोई इवेंट हो सकता है जो ग्लोबल क्राइसिस, ऐसे इवेंट्स, मतलब हेल्थ को लेकर के इस तरह के इवेंट को उम्मीद कर रहे थे लोग। क्योंकि अभी कुछ समय पहले बिल गेट्स ने प्रेडिक्ट किया था इस तरह का कि कोई इस तरह का वायरल हो सकता है, संभावना है। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 90% इंटेलेक्चुअल्स तो यही मानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है एक ब्लैक स्वान इवेंट है। कुछ लोग ऐसा मानना है, तालेब सहित, कि ये ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और इसी तरह का जो करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो उसे डिस्कस करेंगे। ओके।